नवोदय विद्यालय समिति नोएडा उत्तर प्रदेश के ई सामग्री हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं शर्मिला झा, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, हुगली, पश्चिम बंगाल। आज के इस सेशन में हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 14 अकबरी लोटा का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। इनका जन्म 21 सितंबर 1895 में हुआ था और मृत्यु 4 दिसंबर 1962 को हुई थी। इनका जन्म स्थान काशी, उत्तर प्रदेश है। अकबरी लोटा एक हास्यपूर्ण, रोचक और मनोरंजक कहानी है। इस कहानी की कथावस्तु के माध्यम से लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा ने हमें यह बताया है कि किस प्रकार विपरीत परिस्थिति में भी हम अपने उपस्थित बुद्धि का प्रयोग करके समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ हमें सच्चे या आदर्श मित्र के चारित्रिक गुणों से भी अवगत कराया है और बताया है कि किस प्रकार एक सच्चा मित्र हर परिस्थिति में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है और मदद करने का हर संभव प्रयास करता है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं लाला झावलाल और उनके परम मित्र पंडित विलवासी मिश्र। इस कहानी की पृष्ठभूमि काशी नगर में बुनी गई है। काशी नगर भारत के एक प्राचीन नगर है और इस कारण संसार के कोने कोने से लोग यहाँ भ्रमण हेतु आते हैं। अकबरी लोटा। लाला झावलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि लाला झावलाल एक संपन्न परिवार से थे। उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और उनका जो मकान था वो 3 मंजिला का था और नीचे मकान में कुछ दुकानें बनी थी और इनके किराए स्वरूप उन्हें 100 रुपये मिल जाता था। लेकिन 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे, लेकिन उन्हें एक साथ 250 रुपये देखकर आनंद की अनुभूति कभी भी नहीं हुई थी। यहाँ आंख सेकने का अर्थ है देखकर आनंद की अनुभूति लेना। इसलिए जब उनकी पत्नी एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, यहाँ एकाएक का अर्थ है अचानक 250 रुपये मांगती है, तो उनका दिल जोर से सनसनाता है और फिर बैठता है। अर्थात उनका दिल जोर से धड़कता है और फिर दिल जो है वो बैठ जाता है। यहाँ दिल बैठ जाने का अर्थ होता है डरकर किसी काम को करने की साहस न रह जाना। और जब उनकी पत्नी उनकी यह दशा देखती है, फेशियल एक्सप्रेशन देखती है, मौखिक हाव भाव देखती है, तो वो समझ जाती है कि शायद इनके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। इसलिए वो कहती है, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। जैसे ही भाई का नाम सुनते हैं उनके अहम को ठेस पहुंचती है। वो एकदम तिलमिला जाते हैं। कौन? लाला झावलाल। और रोब के साथ कहते हैं, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। पत्नी कहती है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। लाला झावलाल कहते हैं, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। पत्नी प्रश्न करती है, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झावलाल के आत्मसम्मान को अब ठेस पहुंच जाती है। इसलिए वो उससे वादा कर देते हैं कि आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत जाते हैं और पैसों की कोई प्रबंध नहीं होती है। तब लाला झावलाल को चिंता सताने लगती है कि पैसे को प्रबंध वो कहाँ से करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न था पैसे का उन्होंने अपनी पत्नी से ही वादा किया था और इसी कारण ये उनके प्रतिष्ठा का भी सवाल था, अपने घर में उनकी इज्जत का था। अगर वो पत्नी को पैसे नहीं दे पाए तो उनकी नज़रों में लाला झावलाल का क्या मूल्य रह जाएगा, क्या दाम रह जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी वो अपनी वाहवाही की सैकड़ों कहानियां अपनी पत्नी को सुना चुके थे। अब पत्नी ने 250 रुपये मांगे तो उनके चारों खाने चित हो रहे थे और पहली बार ही था जब पत्नी ने उनसे कुछ मांगा था। अगर ऐसे समय में वो डरकर उन्हें नहीं देते हैं या अपने वादे से मुकर जाते हैं तो फिर उनके घर में उनकी प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं बचेगी। इसी कारण वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। और बच्चों, जब हम चिंता में होते हैं तो हमारे दिल के करीब जो होता है हमें उनकी याद सबसे पहले आती है। इसलिए पंडित जी के पास वो पहुंचते हैं। पंडित जी कौन है? लाला जी के परम मित्र है, पंडित विलवासी मिश्र। और वो उनके पास जाते हैं और अपनी सारी कथा को डिटेल में सुनाते हैं। उस समय संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था
कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक्क थे। यहाँ खुक्क का अर्थ है खाली थे, अर्थात उनके पास भी कोई पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मिलूंगा। इस प्रकार का आश्वासन प्राप्त कर लाला झावलाल अपने घर वापस लौट आते हैं। आज हफ्ते का अंतिम दिन था, छठा दिन, और आज शाम को ही बिलवासी मिश्र को उनके पास आना था, इसलिए उनका इंतजार करते हुए छत पर टहल रहे होते हैं और उनके दिमाग में बहुत तरह की बातें चल रही होती है। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। हाथ धोना का अर्थ क्या होता है? गंवा देना, खो देना है। उनके जितने भी रोब था, उनके घर में अकड़ थी, सारी चीज़ों से वो हाथ धो बैठते हैं अगर पैसे नहीं दे पाते हैं। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी। डामल फांसी का अर्थ क्या है बच्चों? उम्र कैद या देश निकाला। अगर वह अपने पत्नी को पैसे ना दे पाए तो उनकी पत्नी उन्हें उम्र कैद की सजा या देश निकाले की सजा नहीं दे देगी, लेकिन क्या करेगी? केवल जरा सा हंस देगी। पर वो हंसी कैसी होगी? कल्पना मात्र से झावलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। अर्थात वो जो हंसी होगी वो क्या होगी? व्यंग लिए होगी कि चलो बड़े आए थे मुझसे वादा करने वाले, वादा तो कर लिया लेकिन निभा नहीं पाए। और इस तरह की व्यंग लिए जब वो हंसी हंसेगी तो लाला झावलाल उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इसकी कल्पना मात्र से उनमें क्या है, वो परेशान होने लगे। मरोड़ पैदा हो जाना अर्थात परेशान होने लगे वो। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को भी आना था और उनको चिंता भी होती है, अगर नहीं आए तो, अगर उनसे भी पैसों का प्रबंध नहीं हो सके तो। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झावलाल छत पर टहल रहे थे। इसी सोच में या फिक्र में पड़े वो क्या कर रहे थे? छत पर टहल रहे थे और टहलते टहलते उन्हें कुछ प्यास मालूम हुई, इसलिए उन्होंने नौकर को आवाज दी, लेकिन घर में नौकर नहीं था और उनकी पत्नी खुद पानी लेकर आ गई। पानी तो लेकर जल्दबाजी में वो पानी लेकर आई, लेकिन लोटे में लेकर आई और वो गिलास लाना भूल गई। किस लोटे में? उस लोटे में जो जिस लोटे को लाला झावलाल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। किस कारण? उसके एक बनावट के कारण। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो उसका बाप डमरू हो और माँ चीलम हो। लेकिन लाला झावलाल इस समय परेशान थे, पैसों के चिंता में थे, इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं और लोटा ले लिया। और दूसरी कारण ये भी था कि वो पत्नी का बहुत सम्मान करते थे। और लेखक कहते हैं, इसी को तो सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ तो किसी और का कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने सोचा कि चलो, ऐसे भी मैं अभी पैसों का प्रबंध कर नहीं पाया हूँ, इसी समय में अगर मैं कुछ कहता हूँ तो ऐसा ना हो कि कल से बाल्टी में भोजन मिले, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। इसलिए क्या है, उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने मन ही मन अपने गुस्से को पी लिया और उनसे लोटा लेकर पानी पीने लगे। जिस समय उन्होंने अपनी पत्नी से लोटा लिया, वो छत के मुंडेर के पास खड़े थे। अब लेखक कहते हैं, जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में नियम बनाए थे, उन्होंने यह नियम नहीं बनाया था कि मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। हमारे बुजुर्गों ने बहुत तरह के नियम बना रखे हैं बच्चों पानी पीने के लिए, जैसे कि खड़े खड़े हमें पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय भी पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन लगता है कि ऐसा उन्होंने कोई नियम नहीं बनाया था कि मुंडेर के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। और इसी कारण लाला झावलाल जो है वो मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पी रहे होते हैं। वो मुश्किल से एक दो घूंटी पी पाए होंगे कि उनका हाथ हिला और लोटा छूट गया। वो कहाँ खड़े थे? छत के ऊपर। कितने मंजिले का घर था? 3 मंजिले का। और 3 मंजिले के घर में खड़े, छत के ऊपर खड़े होकर वो क्या कर रहे थे? मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पी रहे थे और उनका हाथ हिलता है और लोटा जो है वो गली की ओर अत्यंत तेज गति से गिर पड़ता है। अब तो उनको बहुत डर हो जाता है, क्योंकि 3 मंजिला मकान, लोटा था पानी से लबालब भरा हुआ और उतने ऊपर से जब कोई लोटा धातु की चीज गिरती है तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए बहुत वो आशंकित हो जाते हैं और डर जाते हैं। अब लेखक कहते हैं कि लोटा जो है उसकी गति ऐसी थी मानो वो उल्का को भी लजा रहा था, अर्थात उल्का से भी तेज गति में वो गली की ओर चल पड़ा और देखते ही देखते
लाला झावलाल की आंखों से वह आज ओझल हो गया। लेखक कहते हैं किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने अर्थात शरारती ने पृथ्वी के आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। इजाद का अर्थ होता है खोज की थी। न्यूटन कौन थे? न्यूटन इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक थे, एक महान भौतिक वैज्ञानिक थे। ज्योतिष का भी इन्हें बहुत ज्ञान था और ये महान दार्शनिक भी थे। इन्होंने दो चीज़ों की खोज की थी, एक है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और दूसरी गति के सिद्धांत की खोज इन्होंने की थी। अभी इसलिए लेखक कहते हैं कि अभी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की जितनी भी शक्ति थी वो किसके पक्ष में थी? लोटे के पक्ष में थी। और इसलिए लोटा जो है अत्यंत तेज रफ्तार से गली की ओर गिर पड़ता है। इतने ऊंचे से लोटे का गिरना कोई हंसी खेल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मकान 3 मंजिला था और 3 मंजिले मकान से भरे लोटे का गिरना कोई मजाक बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लाला झावलाल सोचते हैं पता नहीं ये लोटा किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ व्यंग रूप में लेखक काशी मृत्यु के लिए काशीवास का संदेश शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। कुछ हुआ भी ऐसा, जैसे ही लोटा गली में गिरता है जोर का हल्ला उठता है और लाला झावलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरते हैं देखते हैं कि उनके आंगन में एक भारी भीड़ घुस आई है। होता यूँ है बच्चों कि लोटा जो है एक गली में एक दुकान के साहिबान से टकराकर उसके नीचे खड़े एक अंग्रेज को सर से लेकर पांव तक स्नान कराता है, फिर उसी के बूट पर आ गिरता है, जिसके कारण उसे एक पैर में बहुत चोट लगती है। चोट लगने का वो चिल्लाने लगता है, जिससे भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सारी भीड़ इस घटना के लिए लाला झावलाल के आंगन में प्रवेश कर जाते हैं। और जब ये भीड़ उनके आंगन में प्रवेश करता है तो लाला झावलाल उतरते हैं और देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ उनके आंगन में ऑलरेडी इकट्ठा हो चुकी है। वो कुछ कहे कुछ बोले उससे पहले ही अंग्रेज को जब पता चलता है कि ये जो लोटा है इस आदमी की है, तो क्या करते हैं अपना मुंह खुला छोड़ देते हैं, यानी अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और वो बिल्कुल रुकते भी नहीं है। आज ही लाला झावलाल को पता चलता है कि अंग्रेजी भाषा में भी गालियों का अर्थात अपशब्दों का इतना बड़ा शब्दकोश है। इसी समय पंडित विलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते हैं और सारी स्थिति को भाप लेते हैं और क्या करते हुए अंग्रेज को छोड़कर आंगन में जितने अन्य व्यक्ति होते हैं सबको बाहर निकाल देते हैं। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब भी बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ जाते हैं और लाला झावलाल की तरफ इशारा करके कहते हैं, क्या आप इस शख्स को जानते हैं, इस आदमी को जानते हैं? लाला झावलाल कहते नहीं नहीं, मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो बेकसूर बेचारे लोगों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी खतरनाक पागल है। साहब कहते नहीं नहीं, ये सिर्फ पागल नहीं है, ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, ये खतरनाक मुजरिम है। ये इस पूरे प्रकरण में लाला झावलाल चुप रहते हैं और जब देखते हैं कि पंडित विलवासी मिश्र उनके पक्ष में बोलने के बजाय साहब के पक्ष में बोल रहे हैं तो उन्हें बहुत जोर से गुस्सा आता है। और लेखक कहते हैं कि अगर अभी ईश्वर ने उन्हें शक्ति दी होती कि वो अपने आंखों से कुछ खा पाते तो पूरे के पूरे विलवासी मिश्र को अभी खा चुके होते। वे कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि अर्थात हो क्या रहा है। तभी साहब ने विलवासी से पूछा कि हमें करना क्या चाहिए। विलवासी जी ने भी पूरी आत्मीयता के साथ कहा कि पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दिया जाए, लेकिन साहब को तो पता था नहीं कि पुलिस थाना कहाँ है। तो विलवासी मिश्र कहते हैं कि आप चिंता ना कीजिए, मैं ही पुलिस स्टेशन आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन थोड़ी देर रुक जाइए, अगर आपकी आज्ञा हो तो पहले मैं 50 रुपए में इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। साहब एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसे बेकार रद्दी से लोटे के वो 50 रुपए में खरीदना चाहते हैं, परंतु क्यों? तब विलवासी मिश्र जी कहते हैं, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। बच्चों यहाँ पर विज्ञ का अर्थ है ज्ञानी और सुशिक्षित का अर्थ है पढ़ा लिखा आदमी समझता था, लेकिन आपको पता नहीं कि ये लोटा रद्दी नहीं है।
बल्कि ये एक ऐतिहासिक लोटा है। इसीलिए जब वो कहते कि मैं आपको ज्ञानी समझता हूँ था, तो साहब को और भी आश्चर्यचकित होता है कि अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वो क्यूरियोसिटी में पूछते हैं आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। तो बिलवासी मिश्र कहते हैं जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। म्यूजियम अर्थात अजायब घर, जहाँ पर पुरानी चीज़ों को रखा जाता है। साहब कहते हैं यह बात। बिलवासी जी कहते हैं जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। मारा मारा का अर्थ क्या है, मजबूरी या दुर्दशा में जहाँ तहाँ भटकना। तो हुमायूं कौन थे, द्वितीय मुगल बादशाह थे, और वे शेरशाह से चूंकि हार गए थे इसलिए वो हिंदुस्तान में तो रह नहीं सकते थे, इसलिए सिंध प्रांत के एक रेगिस्तान में वे मारे मारे भटक रहे थे। और इस समय उनकी जान प्यास से निकल रही थी, क्योंकि रेगिस्तान में पानी तो कहीं मिलता नहीं है। ऐसे समय में क्या हो गया कि एक ब्राह्मण ने पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। किस लोटे से, उसी लोटे से जो लोटा अंग्रेज के ऊपर गिरा था। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उसे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था। कौन सा लोटा, जिस लोटे से ब्राह्मण ने हुमायूं को पानी पिलाए थे। अब अकबर कौन था, हुमायूं का पुत्र था, ये तृतीय मुगल बादशाह थे। इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा, क्योंकि यह लोटा अकबर को बहुत प्रिय होने के कारण इस लोटे का नाम क्या पड़ गया, अकबरी लोटा पड़ा। वो बराबर इसी से वजू करता था। वजू का अर्थ है पूजा करने की विधि, जो मुसलमान करते हैं। और सन 57 तक के शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। सन 57 तक तो ये शाही घराने में ही था, लेकिन उसके बाद से ये गायब हो गया। इसकी कोई खोज खबर नहीं थी। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल भी रखा हुआ है। इतना सुनने के बाद साहब को उस लोटे के प्रति लोभ हो जाता है। वो चाहता है कि वो किसी भी हालत में उस लोटे को वो खरीद लेगा। फिर बिलवासी मिश्र जी और भी आश्वासन देने के लिए, अंग्रेज को भरोसा दिलाने के लिए कहते हैं पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। अगर म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी अर्थात अच्छे दाम देकर वो खरीद कर लेके चले जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके पहले मैं ही खरीद लूँ। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का प्रभाव पड़ा, और इस पूरी घटना को जब सुनते हैं साहब, तो वो चाहते हैं कि किसी प्रकार वो लोटा उनका हो जाए। और इसी एक्साइटमेंट में उनकी जो छोटी छोटी आंखें थी कौड़ी के समान, वो किसके आकार की हो गई, पकौड़ी के आकार की हो गई। इसलिए उन्होंने बिलवासी से पूछा तो आप इस लोटे का क्या करिएगा। बिलवासी जी कहते हैं मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। साहब कहते हैं अरे ये शौक तो मेरा भी है, मैं भी पुराने और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करता हूँ। जब ये लोटा मुझ पर गिरा था मैं तो पुरानी मूर्तियाँ ही खरीद रहा था। लेकिन बिलवासी जी कहते हैं जो कुछ हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। तो साहब कहते हैं आप कैसे खरीदेंगे, इस लोटे पर तो मेरा हक है। अब बताइए, वो उस लोटे पर अपना हक दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के तर्क देते, जैसे कि उस लोटे का जो पानी था, उस पानी से लोटे ने किसको नहलाया था, किसके पाँव को भुरता किया था, किसके पाँव में गिरा था। इतना सब तर्क देकर उन्होंने बिलवासी जी को भरोसा दिलाया कि इस लोटे का खरीदने का हक उन्हीं का है। हक है, ज़रूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने, आपने, वो आपके पैरों पर गिरा या मेरे, आपके, अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा, आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। बिलवासी जी कहते हैं ये सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। साहब कहते हैं यही सही, आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। बिलवासी जी कहते हैं मैं 150 देता हूँ। साहब ने और बढ़ा दिए दाम, 200। बिलवासी जी कहते हैं 250, और तब साहब जोश में आकर कहते हैं कि मैं 500 रुपये देता हूँ।
बिलवासी जी के पास तो 500 रुपये थे नहीं, इसलिए क्या करते हैं वो बहुत ही दुख के साथ, जैसे कि उन्हें सचमुच ही बहुत अफसोस हो रहा था कि वो लोटे को खरीद नहीं पाए, और इसी अफसोस के साथ वो अपने पैसे लाला झावलाल के सामने से उठा लिए और साहब की ओर देखकर कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूची गिर गई। कूची अर्थात क्या होता है बच्चे? ब्रश, जैसे पेंटिंग ब्रश होता है, वैसे ही साहब के चेहरे पे क्या गिर गई? हैप्पीनेस वाली ब्रश। और वो बहुत ही प्रसन्न हो गए और बोले, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डीग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? लेकिन अंग्रेज जो है ये मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पड़ोसी अर्थात नेबर हैं। पुरानी चीज़ों को संग्रह करने का हम दोनों का ही शौक है, इसलिए हमारे बीच कंपटीशन भी चलता रहता है। और पिछले साल वो हिंदुस्तान आए थे और वहाँ से वो जहांगीरी अंडा लेकर गए। ऐसा सुनना था कि बिलवासी मुझसे आश्चर्य से पूछते हैं, जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। बिलवासी मिश्र प्रश्न पूछते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? तब साहब उन्हें पूरे विस्तृत घटना का ब्यौरा सुनाते हैं। आप जानते होंगे कि कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था ऐसे। नूरजहां के इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए और उसी क्षण से अपने आप को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए और उसी के एक अंडे को बड़े जतन से उन्होंने, यानी बड़े ही अच्छे से रख छोड़ा था। एक बिलौर की हांडी में वो हमेशा टंगा रहता था। ये देखो बच्चों, ये बिलौर की हांडी है, इस पर वो टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहांगीर कौन थे बच्चों? अकबर के पुत्र थे। और नूरजहां कौन थी? जहांगीर की 20वीं पत्नी थी ये, और अंतिम भी। तो ये जहांगीरी अंडा क्या है? एक कबूतर था जो जहांगीर और नूरजहां के बीच प्रेम संबंध का कारण बना था, और इसी एहसान के कारण जहांगीर ने इस कबूतर के एक अंडे को बिलौर के हांडी में टंगा रखता था कि उसे वो भूल ना जाए। और बाद में यही अंडा क्या हो गया? जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार साल अर्थात लास्ट ईयर, पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। अर्थात ये लोटा किसका है? अकबर के समय का, और ये अंडा जो है वो जहांगीर के समय का, अकबर के पुत्र जहांगीर समय का। अर्थात ये लोटा जो है एक पीढ़ी पुराने होने के कारण अब मेजर डगलस उनके सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं कह सकते। इस पूरे घटनाक्रम का आनंद लेते हुए तो कहते हैं और व्यंग करते हैं, इस रिश्ते से तो आपका लोटा जहांगीरी अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला का चेहरा इस समय देखते बनता था, क्योंकि उनके पास कहाँ तो 250 रुपये का प्रबंध नहीं हो रहा था, अब उन्हें बिना कुछ प्रयत्न किए 500 रुपये मिल गए थे। इस कारण उनके मुंह में 6 दिन से बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। बिलवासी मिश्र कहते हैं, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। लाला झावलाल, पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, अर्थात ठीक से रख लीजिए। लेखक कहते हैं, अगर रुपया अपना हो, पैसा अपना हो, तो उसे सहेजना अर्थात संभाल कर रखना एक बहुत ही सुख देने वाला कार्य है, और मनुष्य उस कार्य को बहुत ही लगन से करने लगता है। लाला झावलाल ने भी 500 रुपये सहेज कर बहुत ही
लगन से उस पैसे को सहेजा और अच्छे से रख लिया। जब लाला झावलाल ने अपना काम समाप्त किया और ऊपर देखा, तब तक बिलवासी मिश्र वहाँ से अंतर्धान हो गए थे, अर्थात अदृश्य हो गए थे, अर्थात वो चले गए वहाँ से। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। उस दिन रात्रि तक बिलवासी जी सो नहीं पाए। तो क्या कर रहे थे? चारपाई पर चादर लपेटे सिर पड़े रहे। 1 बजे हुए उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। उन्होंने क्या किया? 1 बजे रात को वो चुपचाप उठे और उनकी पत्नी भी सो रही थी। उनके गले से सोने का सिकड़ी अर्थात सोने की चेन निकाली जिसमें एक चाबी, ताली मीन्स क्या? चाबी बंधी थी। उसने उस चेन को निकाला और उस चाबी से उनकी पत्नी का संदूक को उन्होंने खोला और उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव अर्थात बहुत धीरे धीरे लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। जो चेन में जो ताली बंधी हुई थी उस चेन को फिर से पहले के समान अपनी पत्नी के गले में डाल दिया और इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली, अर्थात वो अपने काम में सफल हो चुके थे। वो चाहते नहीं थे कि उसके पत्नी को पता चले कि उन्होंने उनसे बिना पूछे उनके संदूक को खोला था और वहां से 250 रुपए निकाले थे। इसलिए उन्होंने दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक आराम से चैन की नींद सोए और इस तरह से कथा का समापन होता है। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ शिक्षा भी मिलती है कि किस प्रकार हमें विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य का पालन करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी उपस्थित बुद्धि का प्रयोग करके, समझदारी का प्रयोग करके हम उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और साथ ही बिलवासी मिश्र के रूप में हमें एक सच्चे मित्र के चारित्रिक गुणों से भी हम परिचित हो पाए कि किस प्रकार बिलवासी मिश्र ने अपनी मित्रता का परिचय देते हुए हर स्थिति में, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लाला झावलाल के साथ ही खड़े रहे और अपनी उपस्थित बुद्धि का प्रयोग कर प्रतिकूल परिस्थिति जो थी उसको लाला झावलाल के लिए अनुकूल बना दिया। यहाँ मूल्यांकन हेतु कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़कर इन्हें अपने शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास करें और आज के लिए यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।